हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अचीवर्स। गाइस, हम लोग अभी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन में अभी अगस्त की बेस्ड बैंकिंग अवेयरनेस को टॉपिक का जो भी बेस्ट एमसीक्यूज है उसे डिस्कस करेंगे। उसे कुछ डिटेल्स में देखेंगे और जो वन लाइनर्स हैं उसे वन लाइन के फॉर्म में देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में देखेंगे कि किस टाइप से वो एग्जाम में आ सकते हैं। अभी जस्ट आगे इसी मंथ में हमारा आईबीपीएस क्लर्क और बिफोर दैट एसबीआई क्लर्क भी लाइंड अप है। तो हम लोग उसी सिलसिले में इस अगस्त की बैंकिंग अवेयरनेस, जैसा कि आप लोगों ने डिमांड भी किया था बहुत सारे बच्चों ने, तो हम उसी अगस्त की बेस्ड जो बैंकिंग अवेयरनेस बन सकती है, जितने भी क्वेश्चंस इस बैंकिंग के टॉपिक से आ सकती है, फाइनेंशियल टॉपिक से आ सकती है अगस्त मंथ की, वो हमने सारे क्वेश्चंस को एक जगह लाके रखा है। ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत कम है अभी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। और ये सेशंस काफी हेल्पफुल होंगे आपके लिए, ये ट्रस्ट मी। और आप इन सारे सेशन से क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपको अभी बिलीव ना हो रहा हो तो जब एग्जाम देके आएंगे तो आप मैच कीजिएगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस नहीं बल्कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इन सारे सेशंस से मिलेंगे। और ऐसे सेशंस अब कंटिन्यूअसली आते रहेंगे अभी एग्जामिनेशंस तक। ओके, चलते हैं। हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है, एनपीसीआई ने अभी अभी रोल आउट किया है एक न्यू सेट ऑफ रूल्स टू स्ट्रीमलाइन यूपीआई सर्विसेज which has been just started from the 1st of August 2025. What was that rules? तो ऐसा एनपीसीआई ने अभी अभी एक रूल्स लाया है 1 अगस्त 2025 से, जिसमें उन्होंने बताया है कि जैसे हम लोग कोई भी यूपीआई ऐप है, इधर वो गूगल पे है, पेटीएम है, फोन पे है, कोई भी, उससे हम जो मैक्सिमम लिमिट है जो अपने बैलेंस को चेक कर सकते हैं, वो कितने टाइम्स कर सकते हैं पर डे? दैट इज 50 टाइम्स पर डे। ओके, so maximum limit of checking account balance through UPI apps for a customer is 50 times per app per day। मतलब 50 टाइम्स आप फोन पे भी कर सकते हैं और 50 टाइम्स गूगल पे भी कर सकते हैं। ओके, यूजर में इनिशिएट रिक्वेस्ट फॉर स्टेटस ऑफ ट्रांजेक्शन आफ्टर 45 to 60 seconds, दैट इज द इंटरवल ऑफ इनिशिएशन ऑफ ओरिजिनल ट्रांजेक्शन। एक बार अगर आप कर चुके हैं तो उसके बाद जो आपका बीच का ड्यूरिंग इंटरवल होगा वो 45 to 60 सेकेंड्स होगा। ओके, now, next point is, user can execute UPI auto pay mandates only during non peak hours। जब यूपीआई अपने पिक पे रहता है जिस समय में, उस समय आप यूपीआई ऑटो पे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ओके, इसका पिक आवर क्या होता है? ऑब्जर्व पीक आवर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पीक आवर्स जो है यूपीआई के लिए क्या है, एक तो 10 से 1 के है सुबह के, और फिर शाम के 5 से 9:30 तक है। ओके, limit to retrieve information about bank accounts linked to mobile, that is 25 attempts per day। ये हमारा इस टॉपिक से जो सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस इनसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेगा। तो जैसे ही इस न्यूज पे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, किसने ये रूल्स निकाला है? एनपीसीआई ने। विथ इफेक्ट कब से हो रहा है ये? तो 1 अगस्त 2025 से। तीसरा क्वेश्चन, कितने टाइम हम लोग बैलेंस को चेक कर सकते हैं? तो 50 टाइम्स। बट इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि 50 टाइम्स पर ऐप पर डे है। इस लाइन को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, पर ऐप पर डे, एक ऐप में 50 बार एक दिन में हम लोग कर सकते हैं। ओके, विद इन 24 आवर्स। आप का जो टाइम ड्यूरेशन होगा कितना होगा? 45 to 60 सेकेंड्स होगा। किस चीज के लिए? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को इनिशिएट करने के लिए। आप ऑटो पे को नॉन पीक आवर्स में कर सकते हैं, और जो पीक आवर है वो क्या है? 10 to 1 एंड 5 to 9:30। ठीक है, नेक्स्ट क्या बन सकता है कि जो हम इंफॉर्मेशन रिट्राइव करना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट से लिंक्ड मोबाइल नंबर से, तो वो कितना बार कर सकते हैं? दैट इज 25 अटेम्प्ट्स पर डे। ओके, और पीक आवर किसे कहा जाता है? ये तो आप लोग जानते ही हैं, जब यूपीआई अपने चरम सीमा पे होती है। मतलब किसी का भी पीक क्या होता है? जब वो सबसे है, दैट इज राजीव आनंद, सॉरी, राजीव आनंद, जो डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एक्सिस बैंक के, उनको अभी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ बनाया गया इंडसइंड बैंक का फॉर 3 इयर्स। किसको? राजीव आनंद हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडसइंड बैंक फॉर 3 इयर्स। राइट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? गाइस, इसका एक छोटा सा नोट्स भी तैयार कीजिएगा। अगर वहां भी दिक्कत आए तो वो भी मैं बता दूंगा कि इसका नोट्स किस तरीके से तैयार करना है। उस नोट्स को बार बार जब रिवीजन करेंगे तो ये बहुत
ही ज्यादा आपका टाइम सेव करेगा। और ट्रस्ट मी, अभी इससे अच्छा रिवीजन का वे नहीं मिल सकता है, जो कि सारे अगस्त के बैंकिंग अवेयरनेस, जितने भी बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे, वो सारे टॉपिक्स को मैंने यहाँ रखा है, वो सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ रखने की कोशिश की है। ओके, अभी एक बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, उन्होंने अनवील किया है अपना बॉब एफएक्स वन। क्या नाम है? बॉब एफएक्स वन। एक ये प्लेटफॉर्म है, किसके लिए है? ये इंडस्ट्री का पहला डिजिटल फॉरेन एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव्स प्लेटफॉर्म है। किसके लिए? कॉर्पोरेट एंड एमएसएमई कस्टमर के लिए। ठीक है, एमएसएमई कस्टमर और कॉर्पोरेट वाले के लिए। किसके लिए है? कॉर्पोरेट और एमएसएमई के लिए। किसने अनवील किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। क्या किया है? बॉब एफएक्स वन। वो एग्जामिनेशंस में ऐसे ही पूछ सकते हैं, एफएक्स वन किसने लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, इसी तरीके से बस इसको याद रखना है, इसके ज्यादा डीप में जाना नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैंक करेंटली लॉन्च्ड लॉक एफडी फीचर इन देयर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट टाइप? मतलब लाइक हम लोग जब एफडी कर रहे होते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर रहे होते हैं किसी भी बैंक में, तो ये होता है कि लाइक एसबीआई में योनो से करते हैं, तो उसमें ये होता है कि आप एफडी को तोड़ सकते हैं खुद से योनो ऐप से। ठीक है, बट एक्सिस बैंक ने अभी हाल में ही एक ऐसा फीचर लेके आया है जिसमें आप उस एफडी को लॉक कर सकते हैं विदाउट आप फिजिकली ब्रांच गए, उस एफडी को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ओके, विथ any digital channels. Okay, so Axis Bank launched an industry's first security feature, that is lock FD, allowing customers to block premature closure of FD। मतलब प्री मेच्योर क्लोजर, जो आप चाहेंगे कि अगर आपने 365 डेज की बनाई, तो आप चाहेंगे 300 डेज में उसको विद विद एनी डिजिटल वे आप उसको तोड़ लें। दिस इज नॉट पॉसिबल अगर आपने लॉक एफडी उसका वेट रखा है तो। ये किस बैंक ने लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक ने। गाइस, मैं पूरी तरीके से अपनी तरफ से ट्राई कर रहा हूँ कि जितने अच्छे से हो पाए हर एक न्यूज़ को समझा पाऊँ। ठीक है, आप लोग भी इसमें पूरा सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट, आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है 3 कस्टमर सेंट्रिक मेजर्स। अभी हाल ही फिलहाल में एक आरबीआई ने कुछ मेजर्स लिए हैं, उसमें से 3 ये हैं कि आप सिंप्लीफाइड केवाईसी प्रोसीड्योर होगा वाया पंचायत लेवल कैंप्स। सारे बैंकों को बताया गया है, हम लोगों को भी अभी ये ऑर्डर आया है कि पंचायत लेवल पे कैंप्स लगाने हैं, कस्टमर को अवेयर करना है अबाउट देयर केवाईसी प्रोसीड्योर्स। ओके, री केवाईसी सारे बैंकिंग जो अभी वर्किंग कैंडिडेट्स हैं, वो इस वर्ड को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, बैंकिंग के लिए री केवाईसी। ओके, स्ट्रीमलाइंड क्लेम्स फॉर द डिजीज अकाउंट होल्डर्स, जो जिनका डिजीज हो चुका है उनका जो सेटलमेंट होता है वो वाला। और रिटेल डायरेक्ट पे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए जो एक फीचर होता है, उसको ये इन्होंने किया है। तो 3 कस्टमर सेंट्रिक मेजर्स, तीनों का नाम याद रखना है क्या क्या। फर्स्ट तो पंचायत लेवल पे वो केवाईसी का सिंप्लीफाइड प्रोसीड्योर है। सेकंड, डिजीज अकाउंट होल्डर के लिए स्ट्रीमलाइन क्लेम्स का। और तीसरा, रिटेल डायरेक्ट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक सो कि यहाँ तक कोई भी परेशानी होनी चाहिए। नेक्स्ट, आरबीआई has granted an in principle authorization to IRCTC Payments Limited to operate as an online payment aggregator। Okay, सिंपली वन लाइनर क्वेश्चन ही इसको भी मान सकते हैं, 1 और 2 लाइनर। ओके, इसमें क्या है? आरबीआई ने अभी ग्रांट किया आईआरसीटीसी, जिससे हम लोग अपने ट्रेन की सारे टिकट्स बुक करते हैं, उनको एक पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए अप्रूवल दे दी है। किसने? आरबीआई ने। किसे अप्रूवल दी है? आईआरसीटीसी को। किस रूप में काम करने के लिए? ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। ओके, और ये किस एक्ट के थ्रू है? पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। अब क्या है कि आईआरसीटीसी डायरेक्टली कस्टमर से कंसोलिडेट कर सकता है पेमेंट वाया इट्स आईपीए प्लेटफॉर्म। पहले क्या होता था? सिर्फ फोन पे, गूगल पे, जो थर्ड पार्टी है उनके थ्रू पेमेंट होता था, बट अब आईआरसीटीसी अपने आईपीए के थ्रू कस्टमर से डायरेक्टली पेमेंट ले सकता है। इनकी अप्रूवल किसने दी है? आरबीआई ने। किसे? आईआरसीटीसी को। ओके, नाउ नेक्स्ट, दैट इज वन लाइनर। चलते हैं नेक्स्ट। वन लाइनर क्या है, देखिए। टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने इंट्रोड्यूस किया है क्या? शुभ शक्ति। और ये स्पेशली वुमेन लोगों के लिए है। जब भी शक्ति की बात हो रही है और वो भी शुभ, तो उनमें वुमेन सबसे आगे आती है। ठीक है, ये एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। बिल्कुल, ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है तो उन्हीं की प्रोडक्ट भी लॉन्च करेगी। तो किसने लॉन्च किया है? शुभ शक्ति को लॉन्च किसने किया है? टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस ने। किसे लॉन्च किया है? शुभ शक्ति को। ये ठीक है, किसके लिए? वुमेन के लिए। बस इतना ही याद रखना है, बस ये याद रख लीजिए।
इसमें और कुछ याद रखने वाली चीज है नहीं, बस ये आपका हाईलाइटेड एक नोट्स बन जाएगा। टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस क्या किया है लॉन्च? शुभ शक्ति किसके लिए? वुमेन के लिए, बस दैट्स इट। नो प्रॉब्लम। चलते हैं नेक्स्ट। आरबीआई ने ग्रांट किया है इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ताकि वो अपने स्मॉल फाइनेंस बैंक से ट्रांजिशन कर पाए किसमें? यूनिवर्सल बैंक में। कुछ 5-7 साल पहले भी ऐसी एक अप्रूवल आई थी एक दो बैंकों के लिए, बट उसी तरीके का सेम अप्रूवल लाइक टू लाइक है। कि इससे आपका ये क्वेश्चन बनेगा कि आरबीआई ने भी हाल फिलहाल में अपना अप्रूवल किसको दिया है, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक को अप्रूवल दिया है कि वो वर्क कर सकता है एज अ यूनिवर्सल बैंक? तो वो कौन सा है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर ट्रांजिशन इनटू यूनिवर्सल बैंक। ओके, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आने के बहुत सारे चांसेस हैं, ठीक है? तो इन सब पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आरबीआई granted in principle approval to AU Small Finance Bank for transitioning from a small finance bank to a universal bank। 2015 में बंधन बैंक और आईडीएफसी को भी इसी तरीके का अप्रूवल मिला था, जिससे वो यूनिवर्सल बैंक के रूप में आज भी काम कर रहे हैं। ओके, सो अभी आरबीआई ने किसे अप्रूवल दिया है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को। आरबीआई ने किसे अप्रूवल दिया है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को। किस चीज के लिए? दे कैन वर्क एज अ यूनिवर्सल बैंक। ओके, अब इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होती है उसको एक बार देख लेते हैं। 5 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, जिसमें परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, अच्छा परफॉर्मेंस हुआ हो। मिनिमम नेटवर्थ 1,000 करोड़ का होना चाहिए। पिछले 2 सालों में प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो बैड लोन्स होते हैं वो कम होने चाहिए उनका रेशियो। और जो डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो वो अच्छा होना चाहिए। कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट, वन लाइनर बट अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। आई विल रेट इट very highly. Okay. Bank of India became the first Indian bank to attain standardization testing and quality certification. सर क्या है ये? अरे कुछ नहीं बाबा, सिंपल सी बात है। एसटीक्यूसी सर्टिफिकेशन मिलने वाला पहला बैंक कौन सा है? दैट इज बैंक ऑफ इंडिया। दैट्स इट, खत्म। इसमें क्या याद करना है? बैंक ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट बैंक। देखिए ना, बता भी तो रहा है नाम से ही, ट्रिक से याद कीजिए। बैंक ऑफ इंडिया, इससे क्या दिख रहा है? आई। आई मतलब मैं मतलब फर्स्ट। ये फर्स्ट बैंक है किस चीज के लिए भाई? एस टी क्यू सी सर्टिफिकेट पाने वाला बैंक ऑफ इंडिया पहला बैंक है। दैट्स इट, खत्म। अब इसमें क्या याद करना है? बैंक ऑफ इंडिया एस टी क्यू सी सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला बैंक। एस टी क्यू सी सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया। अभी कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक के रूप में काम करने का अप्रूवल मिला? आरबीआई से। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। शुभ शक्ति किसने लॉन्च किया? टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस ने। आईआरसीटीसी को अभी अप्रूवल मिला है किस चीज के लिए? कि वो डायरेक्टली पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर रूप में काम कर सकते हैं। बस यही चीज, और क्या है इसमें? ठीक है। नाउ नेक्स्ट, आरबीआई डिसाइडेड ऑन ट्रांजेक्शन ऑफ, अच्छा ये भी बैंकिंग जो वर्किंग कैंडिडेट्स हैं वो इनको ज्यादा बेटरली समझ पाएंगे। सीटीएस क्या होता है? चेक ट्रांजेक्शन, सॉरी चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ये क्या होता है? वैसे अदर बैंक से, जैसे मैं एसबीआई में वर्किंग हूँ अभी एज अ जूनियर एसोसिएट, तो जो अदर बैंक्स के चेक होते हैं लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, वट एवर दैट इज, एक्सिस, एचडीएफसी, नो मैटर व्हाट, तो उन सारे बैंक्स के जब चेक आते हैं एंड कस्टमर कहते हैं कि ये मुझे अपने अकाउंट में डिपॉजिट चाहिए, तो हम उस चेक को कैसे डिपॉजिट करते हैं? थ्रू सीटीएस। ओके, उन्हें हम सीटीएस चेक करते हैं, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ओके, उन्हें एक क्लियरिंग मशीन से पास करना पड़ता है, फिर उसका सेटलमेंट होता है। तो पहले ये प्रोसीड्योर लंबा चला करता था। कभी कोई 4 दिन में करता था, कोई 5 दिन में, कभी कोई 2 दिन में, कभी 1 दिन में, कभी 7 दिन में। तो ये इस चीज को इजिली सॉल्व करने के लिए आरबीआई ने एक अभी सिंपल सी ट्रांजिशन लाई है इस प्रोसीड्योर में, इसको मतलब हम लोगों के लिए कन्वीनियंट करने के लिए, बस इतनी सी बात है। ठीक है। देखिए मैं कितने अच्छे से बैंकिंग के टर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें इन्होंने दो फेज बनाया। क्या फेज बनाया? पहला फेज में बताया कि इनको 4 अक्टूबर, और जो भी अभी अभी जस्ट 1 महीना होने वाला है, इसको फेज 1 में मानेगा। और फिर नया जो होगा उसे किसमें करेगा? 3 जनवरी 2026 से। ओके, तो सीटीएस करंटली प्रोसेस चेक विद अ क्लियरिंग साइकिल ऑफ अप टू 2 वर्किंग डेज। ठीक है, 2 दिन अभी कम लगभग लगभग लग जाते हैं, जनरली लगने का 4 भी लगते हैं। तो कुछ होता नहीं है अभी तक फ्रेंकली स्पीकिंग। ओके, नाउ फेज 1 में क्या होगा? एक सिंगल प्रेजेंटेशन होगा सेशन, जैसे 10 से 4, सुबह के 10 से शाम के 4। कंफर्मेशन सेशन होगा कि 10 से 7 तक आपको क्लोज करना है इस सीटीएस को करके। बट जो नेक्स्ट फेज आएगी, फेज 2, उसमें आपको क्या करना होगा? कितने में करना होगा? दैट इज T+3 क्लियरिंग आवर्स। ये आपका बेहतरीन पॉइंट है सीटीएस वाले के लिए।
ठीक है। इनमें जितने बजे आपको टाइम मिलेगा, T4 टाइम, उनके 3 घंटे के अंदर आपको क्लियर करने होंगे उस चेक को, नो मैटर व्हाट। ओके, ठीक है। अब देख लीजिए, सिंपल सी बात है, एनी चेक, एक एग्जांपल लेके यहाँ समझाने की कोशिश की हमने। जैसे कि अगर कोई भी चेक आपको प्रेजेंट किया गया 11 बजे सुबह से लेके 12 बजे दिन, 11 के बीच में, किसी भी खास दिन पे, for that, on the same day we will have to confirm either positively or negatively by 3 p.m. क्यों? सपोज उसने 12 बजे चेक दिया है, तो 3 घंटे के अंदर हमें कंफर्म करना है, दैट इज 3। अब 11 से 12 के बीच में दिया तो उसे भी हम 3 घंटे मान के चल रहे हैं, एग्जैक्टली 11:30 दिया है तो 2.5 होगा, बट दैट इज T+3 क्लियर आवर्स, CTS के लिए। ओके, कोई दिक्कत है? ये CTS के लिए लागू होता है। अगर यहाँ कोई भी दिक्कत आ रही है तो बताइए, क्योंकि ये बैंकिंग पॉइंट है, ये समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, बट हमने पूरे तरीके से बैंकिंग के टर्म में ही समझाने की कोशिश की है, ऑन अ डेली बेसिस। ओके, सपोज यू आर अ कस्टमर and you came to our branch and said, sir, this is Axis or HDFC Bank or ICICI, whatever it is, PNB, Bank of Baroda, Bank of India, Indian Bank. This is the check, and I want this deposit to be in my State Bank account. Okay, so what will I do now? In the first phase, I have some time. Literally, I have some time, but in the next phase, from when? From, this is the important date you have to keep in mind, 3rd of January 2026. What I have to do? I have to clear it within T+3 clear hours. Okay, like you have given me at 12, I have to clear it by 3. No matter what, I have to do positive or negatively feedback, I have to give that. Okay, I am responsible for that. Okay, so what does it mean, positively or negatively? It means कि पॉजिटिवली अगर आप क्लियर कर रहे हैं तो पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं अगर, लाइक जब CTS का सिस्टम आता है ना, तो कस्टमर को कॉल जाता है कि आपने ये चेक दिया है उस बैंक से, तो उस चीज को क्लियर करता है। जैसे हमारा चेक किसी और बैंक में जाएगा तो वो बैंक वाले क्लियर करेंगे हमारे कस्टमर को कि आपने ये चेक दिया है। तो अगर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया नहीं या कॉल नहीं उठाया तो वो चेक निगेटिव माना जाता है और उसको वहीं पे बंद कर दिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। SBI ने लॉन्च किया है एक डेडिकेटेड स्कीम, अग्निवीर लोन स्कीम। अग्निवीर लोन स्कीम किसके लिए लॉन्च किया था? ये लॉन्च इन्होंने किया था किसके लिए? अग्निवीर के लिए ही। ओके, कब किया था? मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ कुछ कुछ पॉइंट को। कब किया था? 79th इंडिपेंडेंस डे पे। ठीक है, जो अग्निपथ रिक्रूटमेंट के थ्रू आए थे उनके लिए ये स्कीम थी। और जो सैलरी अकाउंट जिनका SBI में है वो इस चीज को ले सकते थे। ठीक है, इनके लिए बस दो ही क्राइटेरिया थी, एक तो अग्निपथ रिक्रूटमेंट से आने चाहिए और दूसरा SBI का सैलरी अकाउंट होना चाहिए। ये आपका क्राइटेरिया हो गया दो, सिंपल। और कितना तक का लोन मिल सकता है, ये आपका एक क्वेश्चन बना था। आई डोंट क्लियरली रिमेम्बर कि किस एग्जाम में, बट ये एक क्वेश्चन बना था, अप टू हाउ मच। या फिर दूसरा क्वेश्चन ये था कि इस पे इंटरेस्ट रेट कितना है, तो 10.5। ओके, तो ये अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट था। और ये आप देख ही सकते हैं इनसे। एक स्कीम, अग्निवीर लोन स्कीम किसने लॉन्च किया था? SBI ने। कब? 79th इंडिपेंडेंस डे पे। इसका क्राइटेरिया क्या क्या था फुलफिल करने के लिए? एक अग्निपथ रिक्रूटमेंट से आना चाहिए, दूसरा SBI में सैलरी अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, और इसका कितना तक का हो सकता था? मैक्सिमम 4 लाख तक का। बट इसकी सबसे अच्छी खासियत वाली चीज ये थी ना कि विदाउट कोलेटरल एंड विथ जीरो प्रोसेसिंग फीस, बिना किसी कोलेटरल के और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के ये लोन हुआ था। ओके, और क्या कहते हैं कि ये इंटरेस्ट रेट जो था, ये कितना था? 10.5% इस पे। और बट अब ये चीज खत्म हो चुका है, क्योंकि आप देख रहे होंगे टिल कितना था, बट ये अगस्त की बैंकिंग अवेयरनेस में आना था तो हमने उसे अच्छे से डिस्कस किया। क्लियर? अब हम चलते हैं RBI की मॉनेटरी पॉलिसी जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है उस पे। चूंकि अगस्त में जो हुआ था वो 3rd वाला था, बट अभी हमने जो अक्टूबर का हुआ है उसको यहाँ अपडेटेड किया, क्योंकि पुराना वाला ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि कुछ चेंज हुआ नहीं था। बट अभी हमने इसको अपडेटेड वाला रखने का कोशिश किया है। ओके, अरे क्लियर है तो बताइए, हाँ क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। देखिए, सबसे पहले आती है रेपो रेट। अभी हमारे पास इतनी ना टाइम है, ना हमारे टाइम इतने अलाउ कर रहे हैं कि हम बता पाए कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, SDF क्या है, MSF क्या है, CRR क्या है, SLR क्या है, बैंक रेट क्या है। बट I will definitely take a lecture on this,
बट फॉर नाउ बस ये रट लीजिए आप। ठीक है, चलते हैं। रेपो रेट कितनी है अभी? रेपो रेट 5.5%। मैं कैसे इसको याद किया करता था वो भी बताऊंगा जस्ट। रेपो रेट कितनी है? 5.5%। बस आपको यही तो याद रखना है, एक ये और एक ये दो याद रखेंगे सारा याद रहेगा। अब देखिए रेपो रेट कितनी है? 5.5। अब मैं इससे कैसे याद रखता था देखिए, अब मैं इससे एसडीएफ को याद रखता था। आर के बाद एस आता है ना, सबकी अपनी अपनी ट्रिक है, वो रख सकते हैं। मैं जिससे रखता था वो बता रहा हूँ बस। अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज अपनी कोई ट्रिक बना सकते हैं। एसडीएफ है ना, एसडीएफ आर से एस हम ऊपर गए हैं ना, बट इधर नीचे आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे? 5.25। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आर से पहले एम आता है ना, बट हम इधर बढ़ जाएंगे, उल्टा चलेंगे। इधर घटेंगे तो इधर बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे तो इधर घटेंगे। एमएसएफ कितना आ जाएगा? 5.75%। कोई दिक्कत? तो यहाँ रेपो रेट आपको याद हो गया होगा, एसडीएफ याद हो गया होगा, एमएसएफ याद हो गया होगा। सीआरआर फॉर नाउ डायरेक्टली याद कर लीजिए, 3.5% है। एसएलआर 18 बहुत दिनों से चलता आ रहा है, तो इसको रट लीजिए एकदम से, एसएलआर 18 है। बैंक रेट फिर, अब देखिए रेपो रेट आपने याद किया था कितना? 5.5। आर से पहले आता है या नहीं? बी आता है ना, बट हमको तो उल्टा चलना है। अगर इधर कम हुआ तो इधर ज्यादा करना है, 5.75 चलनी है। और रिवर्स रेपो रेट याद कर लीजिए, 3.35%। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सॉरी। ठीक है, कोई दिक्कत? बस, रेपो रेट 5.5, रिवर्स रेपो रेट 3.35, एसडीएफ 5.25, एमएसएफ 5.75, सीआरआर 3.5, एसएलआर 18, बैंक रेट 5.75। बस इतना ही तो याद रखना, और क्या याद रखना है? आप सारे क्वेश्चन से इतना समझ पा रहे होंगे कि हमने आरबीआई और जितने भी उनके रेट्स हैं या फिर जो भी स्कीम्स है, एसबीआई, बैंकिंग के सारे बैंक्स, उन पे ही सारा जोड़ डाला और ए टू जेड क्वेश्चंस कवर अप करने की पूरी कोशिश की। अभी क्वेश्चन फॉर्म में भी कुछ कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, बस आप देखते चलिए हमारे सेशन को अच्छे से। आरबीआई ने अभी अभी तीन चीज कस्टमर सेंट्रिक और ये की है। अभी हमने तीन चीज बताई थी जस्ट, अभी और एक चीज है जो आरबीआई ने अनाउंस की है, वो है 3 कंज्यूमर सेंट्रिक स्कीम्स, जो कस्टमर को देखते हुए किया गया है फॉर टू ड्राइव फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसी फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू बैंकों की जो कियोस्क ब्रांचेज है, दैट इज सीएसपी, कस्टमर सर्विस पॉइंट, वो खुला भी था। ये वर्ड अभी हमने कुछ देर पहले यूज किया था, री केवाईसी। ये डोर स्टेप री केवाईसी करवा रही है बैंक अभी। ठीक है, उनके लिए सारे सीएसपी को सिलेक्ट किया जा रहा है, उन्हीं के थ्रू हो रहा है, तो डोर स्टेप री केवाईसी चल रहा है। केवाईसी का फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं, नो योर कस्टमर। और इसमें क्या है, बैंक्स अभी कैंप लगा रही है ऑन पंचायत लेवल, और कस्टमर को असिस्ट कर रही है, समझा रही है कि जो आपका री केवाईसी पेंडिंग है उसको करवा लीजिए। और बहुत सारे ऐसे अकाउंट है, बहुत सारे ऐसे अकाउंट है जिनकी री केवाईसी होनी है। ओके, अब डिजीज्ड वाली, अभी जस्ट आपको बताया ना कि डिजीज की सेटलमेंट हो रही है कैसे, आरबीआई ने streamlining किया procedure processing funds in account and recovering contents from diseased when concerned devoid local and other custodial arrangement। तो बस वही उनकी जो diseased claim की सेटलमेंट थी उनको इजी कर दिया है। और रिटेल डायरेक्ट वाला जो बताए थे, क्या बताए थे, किसके लिए? रिटेल इन्वेस्टर के लिए, उसमें अपग्रेड किया है। ठीक है, किसके लिए? यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो पाए, उसको एनहेंस करने के लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, फिर कुछ वन लाइनर देखेंगे, फिर अगले डिटेल्स न्यूज पे चलेंगे। इस तरीके से हमने इसको डिजाइन किया है। ओके, अगस्त 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशूड किया एक रिवाइज्ड को लेंडिंग गाइडलाइंस, किसके लिए? बैंक्स के लिए एंड एनबीएफसीज के लिए। वो किस एक्ट के तहत किया? 1949 के तहत। किसके तहत किया? 1949, बैंकिंग एक्ट 1949। ठीक है, आरबीआई ने एक गाइडलाइंस इशू किया बैंक एंड एनबीएफसीज के लिए। ठीक है, चलिए, उसके लिए क्या हुआ, और रिवाइज्ड गाइडलाइंस के अनुसार इट इज नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज, जितने भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, इन्वॉल्व हैं को लेंडिंग अरेंजमेंट्स। को लेंडिंग मतलब दो आदमी मिलके, दो या दो से ज्यादा मिलके को लेंडिंग अरेंजमेंट्स में, उनको अपना मिनिमम 10% हर एक लोन का क्या करना है? रिटेन करना है। वेरी गुड, यहां से यहां तक देखिए। इसको छोड़िए, इसको बोल्ड मत कीजिए, एक सेकेंड। अब ऐसे देखिए, ये आपका क्वेश्चन बन गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, एज पर द, अब ऐसे, एज पर द रिवाइज्ड गाइडलाइंस इट इज नॉट मैंडेटरी। अब इससे क्वेश्चन क्या आएगा? सिंपल सी क्वेश्चन आएगा,
According to the recent RBI revised guidelines, what percent is mandatory to retain for regulated entities for each loan on their on books for co-lending arrangements? तो कितना लिखेंगे? 10%। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट चलें। ओके, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को अभी अभी अप्रूवल मिला है यूनिवर्सल बैंक बनने का। अभी जस्ट हमने पढ़ाया है पीछे, उसी पॉइंट को रिपीट करने की कोशिश की है यहाँ पे, ताकि वो चीज आप लोगों का फिर से रिवीजन हो पाए। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक था ना, बस उसी चीज का एक वन लाइनर और है। आरबीआई ने इम्पोज किया 75 लाख 75 लाख की मॉनेटरी पेनल्टी किस पे? आईसीआईसीआई बैंक। इसको तो बस ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही करना है। आरबीआई ने क्या किया, इसको लिख लेंगे, फिर लिखेंगे 75 लाख, ठीक है, फिर किस पे? आईसीआईसीआई बैंक पे। बस हो गया, और करना क्या है इसको। ओके, नेक्स्ट क्या है? पीपीएसएल रिसीव्ड आरबीआई's अप्रूवल टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। ये पीपीएसएल क्या है? पेटीएम। पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की अनुमति मिल गई है। अभी इससे पहले जस्ट हमने क्या पढ़ाया था, किसे मिली थी अप्रूवल? अभी कुछ देर पहले हमने बताया कि आईआरसीटीसी को भी ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की अप्रूवल आरबीआई ने दे दी है। कोई दिक्कत? और यहाँ पे पेमेंट के लिए इसका देख लिए, पेटीएम का। नेक्स्ट चलें। ओके, नेक्स्ट। और ये बस आपका सीटीएस वाले क्वेश्चन का क्या है, डिटेल्स है, उसी चीज को फिर से रिपीट किया गया है। सो नॉट नेसेसरी टू गो थ्रू दिस, अगर आपने उसे समझ लिया तो बस उसी कहानी को यहाँ पे किया गया है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट चलते हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड को अप्रूवल मिला है किससे? आरबीआई से नहीं, सेबी से, टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसे अभी अभी सेबी से अप्रूवल मिला है, किस चीज के लिए? इंडिया का फर्स्ट एसआईएफ, ठीक है, खोलने के लिए। किसको मिला है? क्वांट म्यूचुअल फंड को मिला है। देखिए, क्वांट म्यूचुअल फंड को अप्रूवल मिला है किस चीज के लिए? किससे? सेबी से। किससे मिला अप्रूवल? सेबी से। किस चीज के लिए? इंडिया का पहला स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। योर नोट शुड बी लाइक दिस, क्वांट म्यूचुअल फंड अप्रूवल, बस इतना। सेबी, इंडिया फर्स्ट एसआईएफ स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। कोई दिक्कत? And I can bet you that you will see a lot of questions from these sessions. I trust me, you will see a lot of questions. Okay. नेक्स्ट, इंडसइंड बैंक ने अभी अभी हमने तो बताया ना कि राजीव आनंद को एमडी एंड सीईओ बनाया 3 साल के लिए। अब ये क्वेश्चन मैंने यहाँ इसलिए डाला कि आप ये बताएंगे कि अभी जो हमने पीछे जस्ट बताया है, ये राजीव आनंद अभी किसके और कुछ मतलब प्रेजेंट में है ये, अगर आपको याद हो तो आप याद करके कमेंट सेक्शन में हमें ये चीज बताएंगे। ओके, नेक्स्ट। आरबीआई ने अभी जो हमने पिछले कुछ दिन पहले एक सेशन लिया था अगस्त रिलेटेड, उसी से फिर कुछ क्वेश्चंस को रिपीट किया है। आरबीआई ने अपॉइंट किया है इंद्रनील भट्टाचार्य को एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। किसे? इंद्रनील भट्टाचार्य। दैट इज वन लाइनर, बस आप इसे तो याद कर जाओ, रट जाओ, और कुछ करने नहीं है। ओके। सीबीआई सॉरी, सेबी ने अभी अभी एक 4 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए। किसे किसे? अमित प्रधान, नाम बस याद रखना, अमित प्रधान, अवनीश पांडे, संजय चंद्रकांत राव, सॉरी तीन को, इन तीनों को इन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है। एनडीबी ने अपॉइंट किया है राजीव रंजन को वाइस प्रेसिडेंट एंड सीआरओ, चीफ रिस्क ऑफिसर फॉर 5 ईयर टर्म। एंड इफ आई कैन रिमेम्बर इट करेक्टली, दिस इज द question from the SBI PO 2526. Yes, I have given that means, and I can confirm you that this is the question from SBI PO. This is the same question, but उन्होंने इसी को घुमा के पूछा था कि किस बैंक ने अपॉइंट किया है। ओके, सो एनडीबी ने अभी अभी राजीव रंजन को वाइस प्रेसिडेंट एंड सीआरओ बनाया है 5 इयर्स के लिए। ओके, जो हमारे फॉर्मर गवर्नर थे आरबीआई के, कौन थे? उर्जित पटेल, जो बहुत चर्चे में भी रहते हैं, उन्हें उन्हें अपॉइंटेड किया गया है क्या? इंडिया का न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यहाँ का? आईएमएफ का। ओके, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के इंडिया के लिए अपॉइंट किया गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ओके, आईआरसीटीसी वाला अभी हमने जस्ट देखा है, फिर से रिपीट किया है। ठीक है, नेक्स्ट। SEBI extended timeline for implementation of margin pledge replace framework to October 2025.
इसका भी आप डेट याद कर लीजिए। कुछ इसमें याद करने वाली चीज है ही नहीं, जहां भी वो चीज आएगी वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बट ये याद कर लीजिए कि सेबी ने अभी अभी टाइमलाइन एक्सटेंड करके कौन सा डेट दिया है, अक्टूबर 10 2025। आई डोंट थिंक कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्किप शायद कर सकते हैं क्योंकि ये डेट भी पीछे रह चुका है। सो यू कैन स्किप दैट वन इफ यू don't mind, you can skip this. Okay, now next, this is the very very good question and this is the most important one. I will tell you why. State Bank of India, इनको वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक दिया गया 2025 में, किसके द्वारा? ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। एंड दिस इज द क्वेश्चन व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क, दैट विच मैगजीन, दैट इज ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। इनके द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वर्ल्ड्स का बेस्ट कंज्यूमर बैंक बनाया गया। ये क्वेश्चन आने की मैक्सिमम चांसेस हैं। ठीक है, अग्निवीर वाला स्कीम हमने पढ़ चुका है। अब ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अब आप कहेंगे सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ज्यादा न्यूज में नहीं है। हाँ है, तो बस है क्या ही कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अभी इकोनॉमिक रिसर्च डेवलपमेंट, जो इनका पार्ट है, उन्होंने रिलीज किया एक रिपोर्ट। किस चीज पे? यूपीआई पे। क्या बताया? इन्होंने बताया है कि यूपीआई का जो वॉल्यूम है और जो वैल्यू है, दोनों में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। एंड महाराष्ट्र इज इमर्जिंग एज द टॉप स्टेट इन दैट। इस टोटल 4-5 लाइन का बस एक लाइन आंसर है। एसबीआई की एक रिपोर्ट आई थी, ईआरडी, जो जिसने रिलीज की थी, उन्होंने ये कहा कि जो यूपीआई का वॉल्यूम और वैल्यू बढ़ा है, उसमें सबसे ज्यादा टॉप पे कौन है? दैट इज महाराष्ट्र। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए शायद। अरे हाँ या ना बोल भी दो, खुद से बोल दो, खुद सुन लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट। अच्छा, अभी इसी रिपोर्ट में हमें एक और चीज पता चली, जो नेक्स्ट रिपोर्ट आई थी इसी से मिलता जुलता है, कि उन्होंने बताया कि जो रिसर्च रिपोर्ट में हाईलाइट किया कि 5 स्टेट्स ऐसे हैं जो हमारे जीएसटी के टैक्स पेयर में 50% कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मतलब जितना जीएसटी होल ओवर इंडिया से आ रहा है, उसमें से 50% दैट इज कमिंग फ्रॉम द ओनली 5 स्टेट्स। यस, यू आर लिसनिंग करेक्ट। मीन्स इफ इंडिया इज गेनिंग 100 rupees जीएसटी, that means 50 rupees coming from the top 5 states, and within that UP is the top one. Okay, okay, यूपी के लोग बहुत ईमानदार होते हैं, राइट? करेक्ट, याद रहेगा। नेक्स्ट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली रेज 25,000 crore by issuing 305.9 million shares through what? QIP। और उसका प्राइस क्या रहा था? 817 रुपया पर शेयर। ये पूरा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए रिगार्डलेस कि मैं इसको बताऊं आपको पूरी डिटेल्स में जाके, जो 1 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, तो आप इसे डायरेक्टली याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एसबीआई ने सेलिब्रेट किया है अभी 70 ईयर प्लान। उसका जो मेन मोटो ये था कि हमको सोलराइज करना है 4 मिलियन होम्स। कब तक? टारगेट क्या था? फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2026 एंड 27। ओके, कोई दिक्कत? नेक्स्ट। एसबीआई पार्टनर्ड अभी लैंड पोर्ट्स ऑफ इंडिया बैंकिंग सर्विसेज बॉर्डर ट्रेड के लिए, मतलब जो बॉर्डर कंट्री होते हैं उनसे ट्रेड करने के लिए एसबीआई ने अभी लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भैया सीधी सी बात है, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया छोटी मोटी चीज तो है नहीं। अब इससे क्या कहते हैं, कुछ समझौता करना हो तो सबसे बड़ी बैंक को सामने आना पड़ेगा। जो ऐसे समझो, जो धरती पे लैंड पोर्ट्स, जो धरती पे सबसे बड़ा बैंक होगा, उसे सामना करना होगा उनसे बॉर्डर ट्रेड के लिए। तो कौन सा है ऐसा बैंक? तो एसबीआई है। सर इसलिए कि आप उसमें हैं ना? बिल्कुल नहीं, इसलिए क्योंकि ये सच में है। ओके, नेक्स्ट। अभी S&P ग्लोबल ने मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार एक रिपोर्ट बताया था, उसमें बताया था कि विच कंपनी इज द लार्जेस्ट वन बाय एसेट फॉर 2025, जिसमें एसबीआई इंडिया में टॉप पे थी एंड इट्स रैंक इज 43rd। एचडीएफसी रैंक 73rd। एंड यही दो जो मेन है, इसमें याद रखने लायक है। ठीक है, टॉप 100 के। तो एसबीआई रैंक 43rd एंड एचडीएफसी रैंक 73। ठीक है, अमॉन्ग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैंक। अब दुनिया का जो लार्जेस्ट बैंक है उसमें एसबीआई का नंबर कितना है? 43rd। और एसबीआई का प्रॉफिट कितना है, ये आप लोगों ने इस बार देखा है।
तो बस इससे समझ जाइए कि अभी भी हम लोग कितने पीछे चल रहे हैं, ठीक है। इसी पे अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस काम भी कर रही है, जो मर्जर का बात चल रहा है कुछ बैंकों का, तो बस इसी कारण से चल रहा है कि वो दुनिया में टॉप 5 में अपने बैंक को देखना चाहती है। बस यही एक मेन मुद्दा है इसका, जिसमें एसबीआई का रैंक है 43rd, एचडीएफसी 73rd, बस और कोई आसपास नहीं है भैया। ओके, सॉरी। आईसीआईसीआई बैंक ने अभी अपना मिनिमम चार्ज, अगर आपको याद हो, 10 से इंक्रीज करके 10,000, फ्रॉम 10,000 इट हैज बीन इंक्रीज टू 50,000, बट आफ्टर फेसिंग मेनी इश्यूज फ्रॉम द पब्लिक, they have reduced it to the 15,000 for urban saving account, right? This is what I've written here. आईसीआईसीआई बैंक ने अभी अभी अपना मिनिमम चार्ज को बहुत ज्यादा किया था, फिर जब पब्लिक से बहुत सारे बैकलैश फेस करने पड़े तो इन्होंने 15,000 अभी अर्बन के लिए कर दिया है, ठीक है, मीन्स फॉर सिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट, आईसीआईसीआई बैंक एंड टाइम्स इंटरनेट हैव लॉन्च्ड अ सुप्रीम क्रेडिट कार्ड, नाम याद रख लीजिएगा बस। टाइम्स ब्लैक, आईसीआईसीआई बैंक और किसने लॉन्च किया है? टाइम्स इंटरनेट ने मिलकर टाइम्स ब्लैक। ज्यादा कुछ याद रखने वाला है नहीं। आईआरडीआई ने पॉलिसी बाजार पे 5 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। पॉलिसी बाजार है, बस पॉलिसी बेचता रहता है, तो पैसा तो बहुत है, तो 5 करोड़ की पेनल्टी तो लगनी चाहिए। कौन लगा सकता था? आईआरडीआई, मतलब इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ओके, डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, अजय सेठ को अभी आईआरडीआई का चेयरमैन बनाया गया है। कितने दिनों के लिए? 3 साल के लिए। और किनको ये इन्होंने रिप्लेस किया है? देवाशीष पांडा। ओके, देवाशीष पांडा। अजय सेठ has been appointed as the IRDAI chairman for 3 years, succeeding देवाशीष पांडा। क्लियर? नेक्स्ट न्यूज चलें। आईआरडीआई आई, अब पहले हमने एसबीआई देखा, बैंक ऑफ बड़ौदा देखा, बैंक ऑफ इंडिया देखा, सारे बैंकों को देखा, फिर अभी हम आईआरडीआई को लेकर न्यूज में चल रहे हैं, बीच में सेबी को न्यूज में लेके चले, तो आप एक बार ऑब्जर्व कर सकते हैं एक चीजों को, कितने सही तरीके से हमने यहाँ पे रखने की कोशिश की है कि हमारा सेशन इतना अच्छा और इतना फ्रूटफुल हो आप लोगों के लिए, ताकि और भी इतने सारे सेशंस आ पाए कि आप लोग को बहुत सारे हेल्प मिले। ओके, आईआरडीएआई ने अभी सेटअप किया है एक 7 मेंबर का कमिटी। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, आरडीआई ने कितने मेंबर की कमिटी सेटअप की है? चेयरमैन कौन है इस कमिटी के? ये देख लीजिए, आपका क्वेश्चन बन गया सारा। और किस चीज के लिए? 3 ही क्वेश्चन बनता है कमेटी वाले से। किसने लॉन्च किया है? कितने मेंबर की कमेटी है? चेयरमैन कौन है? और चौथा की किस चीज के लिए? बस ये चार छोड़ के पांचवा क्वेश्चन इससे बन ही नहीं सकता। बन ही नहीं सकता, मतलब नहीं बन सकता। ठीक है। आई और आईआरडीआई ने भी एक 7 मेंबर की कमेटी फॉर्म की है। फॉर्मर एसबीआई चेयरमैन, याद रखिएगा, दिनेश खारा जी, वो अभी इनके हेड बनाए गए हैं। किस चीज के लिए? टू एग्जामिन प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट के लिए प्रपोजल आया था, और उनका फ्रेमवर्क को सजेस्ट करने और कैसे इंप्लीमेंट किया जाए उस चीज के लिए उनको हेड बनाया गया। ठीक है। अच्छा, हम मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एम है, पता है क्या? इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, मतलब 2047 तक वो सबको इंश्योरेंस अवेलेबल कराना चाहते हैं। ठीक है। एंड विथ रिगार्ड टू दैट, आईआरडीआई ने अनाउंस किया है बीमा वाहक इनिशिएटिव। कौन सा? बीमा वाहक इनिशिएटिव। ठीक है। और किसने लॉन्च किया है बीमा वाहक इनिशिएटिव? बीमा है तो वैसे भी आईआरडीआई ही करेगा, ये तो नॉर्मल सी बात। किसके लिए? वुमेन सेंट्रिक है सबसे ज्यादा। ठीक है, वुमेन सेंट्रिक है, बस इतना याद रखना है। ठीक है। अब अभी अगर आपको याद हो, इस टॉपिक को थोड़ा अच्छा से देखना होगा, टॉप 5 शायद हमको लेके चलना होगा इसमें, जहां तक हमें याद आ रही है। बाकी देखते हैं। ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, याद हो जाएगा ये सब कुछ। 2 बार देखेंगे सारे सेशंस को, बस 2 बार देख जाएंगे एक छोटा सा नोट्स बना के, तो पूरा सेशन याद हो जाएगा। और अगर अच्छा लगेगा तो जरूर बताइएगा कमेंट में कि फिर ऐसा सेशन चाहिए, तो जरूर आएगा। अभी फॉर्च्यून ग्लोबल टॉप 500 की लिस्ट आई थी, इफ यू रिमेम्बर, दैट टू इन अगस्त। ओके, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने इंडिया में टॉप पे था। यस, अपने इंडिया में रिलायंस टॉप पे था। एंड इन द वर्ल्ड, ग्लोबली, इट इज 88th पोजीशन, बट दैट इज टॉप इन द इंडियन इकोनॉमी। ओके, सॉरी। फॉर्च्यून मैगजीन ने अभी अभी रिलीज किया है कौन सा आईडी? सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे याद रखना है, सबसे पहला क्वेश्चन, किसने रिलीज किया है टॉप 500 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट? फॉर्च्यून ने। कौन सा एडिशन था ये? 71st एडिशन। ठीक है। टॉप पे कौन है?
ठीक है। टॉप पे कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया में टॉप पे है, एलआईसी सेकंड पे है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन थर्ड पे है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फोर्थ पे है, ओएनजीसी फिफ्थ पे है। और 88 ग्लोबली रिलायंस टॉप पे है। 95th पोजीशन ग्लोबली है एलआईसी का। इंडियन ऑयल का 127th है, एसबीआई का 163rd है एंड ओएनजीसी का 181st है। टॉप 5 लेके चलना है आपको। यू हैव टू टेक नो रिस्क। ठीक है, और शायद इससे क्वेश्चन बनेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, माय गट फीलिंग इज टेलिंग मी दैट मे बी वन क्वेश्चन कम फ्रॉम हियर। ओके, ठीक है। अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में भी बीच बीच में हमने डाले हैं, तो उसे देखते हैं। बैंकिंग लॉज जो है, अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो हुआ था, इसके अंदर नया थ्रेशोल्ड क्या है फॉर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट टू डिटरमाइन डायरेक्टर एलिजिबिलिटी। बैंक में जो डायरेक्टर होते हैं उनकी एलिजिबिलिटी जो डिटरमाइन करता है, उसके लिए थ्रेशोल्ड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कितना है। अभी जस्ट ये जो अमेंडमेंट हुआ था, इसमें 5 लाख से इंक्रीज करके डायरेक्टली 2 करोड़ कर दिया गया है। कितना किया गया है? 2 करोड़। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर्मेट में है, बट आपको मैं समझा रहा हूँ कि ये कैसे याद करना है। ओके, बस ऐसे ही याद करना है। अभी बैंकिंग ने एक अमेंडमेंट किया था 2025 में। इसमें बताया कि जो नया थ्रेश होल्ड होगा फॉर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट सॉरी, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, तो उसमें जो डायरेक्टर का जो एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करना है किसी बैंक का, वो 5 लाख से इंक्रीज करके 2 करोड़ कर दिया गया। कोई दिक्कत? ठीक है। टॉप ब्रांड की एक रैंकिंग आई थी, बस कुछ खास है नहीं इसमें। टॉप ब्रांड की एक रैंकिंग आई थी 2025 की। ठीक है, ग्लोबल रैंकिंग, उसमें टॉप कौन किया था? जो हमेशा करता है यार भाई, माइक्रोसॉफ्ट। और कौन कर सकता है? और एनवीडिया सेकंड पे था, थर्ड पे था एप्पल। सॉरी, सेकंड पे ही एनवीडिया और एप्पल दोनों था, दैट्स व्हाई। नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी, थर्ड पे था एप्पल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। माइक्रोसॉफ्ट टॉप पे आया था, एनवीडिया सेकंड पे था एंड एप्पल थर्ड पे था। ये टॉप ब्रांड वाली रिपोर्ट है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 नहीं, टॉप ब्रांड 2025 का रिपोर्ट है। ठीक है, बस इतना याद रखना है। अब कुछ तीन चार वन लाइनर। एनटीपीसी पहली पब्लिक कंपनी बनी है जिन्होंने अडॉप्ट किया आईएसओ सर्टिफिकेशन, दैट इज बीसीपी, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान पावर सप्लाई के लिए। एनटीपीसी बिकम द फर्स्ट पीएसयू टू अडॉप्ट आईएसओ सर्टिफाइड बेस्ड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान फॉर पावर सप्लाई। करेक्ट। कोटक महिंद्रा बैंक पहला इंडियन कंपनी बना है जिसे यूएई ने लाइसेंस दिया है, किस चीज के लिए? बेचने के लिए। क्या भाई, क्या बेचना है? फंड्स बेचना है। किसको बेचना है? रिटेल इन्वेस्टर को बेचना है। फिर से इसको सुनिएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोटक महिंद्रा बैंक पहला इंडियन कंपनी बना है जिसे लाइसेंस मिला है। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक पहला इंडियन कंपनी बना है जिसको लाइसेंस मिला है। किससे मिला है? यूएई से मिला है, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट से मिला है। किस चीज के लिए मिला है भाई? बेचने के लिए। लाइसेंस तो बेचने के लिए ही मिलेगा ना। किस चीज को बेचने के लिए? फंड्स को। तो किसको बेचने के लिए? तो रिटेल इन्वेस्टर्स को बेचने के लिए। Yes, that's it. कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहाँ हम गवर्नमेंट की एक स्कीम पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? गवर्नमेंट की एक स्कीम पढ़ेंगे। कौन सी स्कीम भाई? अभी हम पढ़ेंगे ये ई ड्राइव। ई ड्राइव क्या है? ई ड्राइव का फुल फॉर्म क्या होता है? कब लॉन्च हुआ था? कब तक के लिए लॉन्च हुआ है? क्या टोटल आउटले है इसका? इसके अंदर क्या क्या कवर्ड अप है? दीज आर द मेन क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू एज ए स्टैटिक जीके आल्सो। ओके, सो गवर्नमेंट ने अभी अभी एक्सटेंड कर दिया है पीएम ई ड्राइव। ई ड्राइव मतलब पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इनहेंसमेंट। दिस इज द फुल फॉर्म। ओके, और ये क्यों अभी स्कीम को 2 साल के लिए इंक्रीज कर दिया, 31 मार्च 2028 तक के लिए कर दिया गया? क्यों? क्योंकि टू बोल्स्टर, बोल्स्टर मीन्स मजबूती देना है, किस चीज में? एडॉप्शन किसका? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अच्छा सर, तो आप ये कहने का कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जोर देना चाहते हैं, इसलिए पीएमई ड्राइव को 2 साल के लिए आगे बढ़ा के फ्रॉम द 31 मार्च 2026 को 31 मार्च 2028 कर दिया गया। हाँ भाई, बस यही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ।
बट सर आप आउटले की बात कर रहे थे। हाँ तो आउटले है ना, टोटल एलोकेशन ही है 10,900 करोड़, बस दैट्स इट। नहीं सर, एक क्वेश्चन आपने छोड़ दी। कौन सी भाई? तो आपने ये नहीं बताया सर कि में इंक्लूड क्या किया है। क्या इंक्लूड करेगा? आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चाहे आप जो ले लो, इलेक्ट्रिक बसेस ले लो, इलेक्ट्रिक ट्रक्स ले लो, एम्बुलेंस ले लो, जो भी लेना है ले लो। और क्या करनी है, ले रहे हैं। अब मैं इसे एक समरी के रूप में बस दो एक लाइन में कहूंगा। गवर्नमेंट ने पीएम ई ड्राइव, दैट इज पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हेंसमेंट, इसे 2 इयर्स के लिए इंक्रीज कर दिया है 31 मार्च 2028 तक के लिए। टोटल आउटले है 10,900 करोड़ टू bolster द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आई होप कि हमने आपको अच्छे से समझाया। फॉर्च्यून, ये फॉर्च्यून खत्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी छठ जस्ट खत्म हुआ है इसलिए याद आ रहा है कि फॉर्च्यून से तो मतलब मन ही नहीं भर रहा है। चलिए, फॉर्च्यून एक अमेरिकन ग्लोबल बिजनेस मैगजीन है। इन्होंने अभी रिलीज किया है सेकंड एडिशन ऑफ इट्स फॉर्च्यून 100 मोस्ट पावरफुल पीपल इन द बिजनेस लिस्ट। मोस्ट पावरफुल पीपल 100, वो 500 वाली थी भाई, उससे मैच मत कीजिए इसको, दिक्कत हो रही है फिर बैक जाके उसको समझिएगा। मोस्ट पावरफुल पीपल इन द बिजनेस लिस्ट। एनवीडिया के प्रेसिडेंट हैं जेनसेन हुआंग, वो टॉप पे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। जबकि मुकेश अंबानी जो चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर है रिलायंस के, वो 56 पे हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें टॉप और इंडिया के जो टॉप हैं उनको छोड़ के कोई दूसरा क्वेश्चन बनने वाला है। दैट्स इट। ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है आपको। और यही चीज की जरूरत होती है जब आप मेंस का एग्जाम देने जा रहे होते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक को नहीं पढ़ा जा सकता है। दिस इज द हार्श ट्रूथ, बट वी शुड एक्सेप्ट इट। ओके। फॉर्च्यून ग्लोबल टॉप 100 मोस्ट पावरफुल पीपल बिजनेस लिस्ट आई, जिसमें एनवीडिया के सीईओ प्रेसिडेंट जेनसन हुआंग टॉप पे है, और रिलायंस के जो मुकेश अंबानी जी हैं वो 56 पे हैं, ठीक है। फिर वन लाइनर में आ गए। ओके। केरला स्टेट फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस बिकम द फर्स्ट miscellaneous NBFC in India to cross 1 lakh crore turnover in August 2025। केरला स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइज, इतना याद रखने से अच्छा है केरला, ऐसे याद रखिए, एक एनबीएफसी है जिसने इंडिया में पहली बार 1 लाख करोड़ का बिजनेस टर्नओवर को पार किया है, दैट इज फ्रॉम केरला। दैट्स इट। उतना स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइज याद करने का टाइम कहाँ है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हिंदुस्तान जिंक becomes the first Indian company to इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल्स। सर ये क्या सब है इंटरनेशनल माइनिंग एंड मेटल्स? अरे सिंपल सी बात है, जिंक है ना, हिंदुस्तान जिंक, ये पहली कंपनी बनी है। अब ये जिंक है, नाम से ही पता चल रहा है हिंदुस्तान जिंक, तो ये किस चीज की कंपनी हो सकती है भाई? आप बता दो ना, आप बता दो हिंदुस्तान जिंक किस चीज की कंपनी हो सकती है? जिस चीज की भी हो सर, जिंक माइनिंग वगैरह में भी काम आता है, मेटल्स में आता है, पता है सर। बस हो गया ना, क्या दिक्कत है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल्स को ज्वाइन करने वाली पहली इंडियन कंपनी हिंदुस्तान जिंक है, बस दैट्स इट। ये याद रखने का ट्रिक है, तरीका है जो हमने निकाला। अगर आप कुछ और निकाल सकते हो निकाल लीजिए, सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी 1 अक्टूबर से एक जो रूल्स फोर्स में आया है वो ये कि अगर आप गौर किए होंगे तो पहले आप किसी फ्रेंड को अगर लाइक एनीवन्स नेम इज आशीष, आशीष हैज रिक्वेस्टेड टू पे यू 5 रुपीज, ठीक है। आशीष ने हमें रिक्वेस्ट किया कि हमें 5 रुपीज पे करनी है, करेक्ट, एंड आई कैन पे फ्रॉम दैट, एंड आई हैव पेड फ्रॉम दैट, ओके। ये आपने देखा होगा। बट ऐसा है कि इनसे फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था, ठीक है। तो इस चीज को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने बंद कर दिया है, ठीक? वो इसी चीज को हमने यहाँ लिखा। एनपीसीआई हैज अनाउंस्ड दैट पीयर टू पीयर कलेक्ट रिक्वेस्ट ऑन यूपीआई विल बी डिसकंटिन्यूइंग स्टार्टिंग अक्टूबर 2020। अब आपको वो देखने को मिलेगा ही नहीं, क्लियर, ठीक है। अभी अब एनपीसीआई की बात हो रही है तो सेकंड क्वेश्चन हमारा एनपीसीआई से होगा। एनपीसीआई ने अभी अभी लॉन्च किया है क्या, एक यूपीआई सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन। मैं मूर्ख नहीं हूँ, क्या नाम है? मैं मूर्ख नहीं हूँ, हाँ ये तो सब कहता है। एनपीसीआई ने बता रहा है कि यूपीआई सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन, कि मैं मूर्ख नहीं हूँ। और इस कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज पंकज त्रिपाठी। कौन? पंकज त्रिपाठी, मस्त के एक्टर हैं, ये आप लोग भी जानते हैं, ठीक है, काफी इंजॉय करते हैं हम लोग इसे। तो पंकज त्रिपाठी जी, उनके लिए क्वेश्चन याद कर लो, ओके।
ठीक है। ये क्वेश्चन हमने अपने पहले वीडियोस में भी डिस्कस किया था, जैसे आप लोग को याद भी होगा। पीएनबी पहला बैंक बना है जो डॉट बैंक डॉट इन डोमेन पे गया। आज नहीं तो कल सारे बैंकों को जाना है, बट पीएनबी इज द फर्स्ट बैंक हु माइग्रेटेड ऑन कॉर्पोरेट वेबसाइट डॉट बैंक डॉट इन डोमेन। ओके, क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट चलें। कुछ खास ज्यादा पॉइंट बचा नहीं है, बट ठीक है, सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है तो उसको देखते हैं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ईपीएफओ, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं। उन्होंने एक चीज अनाउंस किया। उन्होंने एक्स ग्रेशिया बेनिफिट को इंक्रीज किया है, अंडर विच फंड? डेथ रिलीफ फंड फॉर सेंट्रल बोर्ड एम्प्लॉयज, ओनली फॉर सेंट्रल बोर्ड एम्प्लॉयज, दैट इज फ्रॉम 8.80 लाख टू 15 लाख किया है। कब से? अप्रैल 1 2025 से। आई डोंट थिंक सो कि इससे डेट पूछना चाहिए, बट इससे ये जरूर पूछा जा सकता है कि कितने से इंक्रीज करके कितना किया है ईपीएफओ ने। ऐसे समझिए, ईपीएफओ ने एक्स ग्रेसिया बेनिफिट को फॉर डेथ रिलीफ फंड इंक्रीज किया, कितना से कितना? फ्रॉम 8.80 लाख टू 15 लाख, फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। क्लियर? नेक्स्ट, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक रोल्स आउट यूपीआई फॉर एनआरई एनआरओ अकाउंट होल्डर्स यूजिंग इंटरनेशनल मोबाइल नंबर। अच्छा, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग बताएंगे, अरे हाँ या ना कुछ तो बोल दो भाई। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की ना, अब एक ऐसा बैंक है जिसे एज अ यूनिवर्सल बैंक काम करने की अनुमति आरबीआई ने दी है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की। अच्छा, ऐसे याद रखना है आपको। इस खेल खेल में याद रखना है। अरे अभी अभी तो हमने कुछ याद किया था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को, एक से दूसरे को कनेक्ट कीजिए बस इसी तरीके से, ठीक है? अकाउंट होल्डर्स यूजिंग इंटरनेशनल मोबाइल नंबर्स। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है रेमिट फर्स्ट टू इंडिया। अब इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है सर? बस यही, रेमिट फर्स्ट टू इंडिया किसकी स्कीम है? किसकी है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये आपका इस तरीके से नोट्स बनना चाहिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहाँ एरो दे दिए, रेमिट फर्स्ट टू इंडिया। ठीक है, सिंपली ये क्या कहते हैं, एक जीरो फी डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो स्पेशली नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए बनाया गया है, क्या, ताकि वो जल्दी से और अच्छे से और सेफली पैसे को ट्रांसफर कर पाए। बस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, रेमिट फर्स्ट टू इंडिया, फर्स्ट नाम से भी क्लियर चल रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ओके, ठीक है। अब कुछ खास क्वेश्चन बचा नहीं है हमारे पास, तो देखते हैं। अभी अभी एक और आरबीआई का अप्रूवल के हैं या रूल्स के हैं, वो अभी इन्फोर्स हुआ है कि आरबीआई ने अलाउड किया है किसको? एनआरआईज को, नॉन रेजिडेंट इंडियंस को, कि वो अपने इन्वेस्ट सरप्लस रुपीज में जी सेक और टी बिल्स में वो कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब सर? आरबीआई परमिटेड नॉन रेसिडेंट होल्डिंग स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट, ये एक टाइप का अकाउंट होता है जो नॉन रेसिडेंट इंडियन होते हैं उनके लिए ही सिर्फ ये होता है, वो ये अकाउंट रखते हैं। वो इन्वेस्ट कर सकते हैं सरप्लस रूपी में, इन बैलेंस, इन जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं या ट्रेजरी बिल्स हैं, उन दोनों में। अरे सर, इतना पल्ले ही नहीं पड़ रहा ना, इतना पल्ले पड़ता तो आपसे क्यों करने आते? तो आप बता दीजिए ना ये है क्या। चलो बता दे रहा हूँ सिंपल सी लैंग्वेज में। नॉन रेसिडेंट इंडियन के लिए आरबीआई ने बताया है कि जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है और उनका स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, दो स्कीम है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स। इसमें वही नॉन रेसिडेंट इंडियन जो इंडिया के नहीं है वही कर सकते हैं, बस इसके पास स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब अगर आपको याद हो तो इसी क्वेश्चंस और इसी गवर्नमेंट स्कीम को हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था, बट फिर भी मैं इसे एक रिवाइज के तौर पे बताता हूँ। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, PMVBRY, जो अभी अभी प्रधानमंत्री ने अगस्त में रेड फोर्ट से ये लॉन्च किया था। ठीक है, अभी भी हमें याद है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, PMVBRY। शायद इसका फुल फॉर्म भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो इसे आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और इसका टोटल आउटले है 99,446 करोड़, ये भी याद रखेंगे। किस चीज के लिए? 3.5 करोड़ जॉब्स हैं जो 2 साल में ये देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अच्छा, ठीक है, इसका थोड़ा डिटेल्स भी देखेंगे अभी हम लोग, एक लाइन। PMVBRY, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, ये याद रखना कुछ ज्यादा टफ है नहीं। 99,446 करोड़ का आउटले है, 3.5 करोड़ जॉब्स को जनरेट करना इसका एम है, बस। और क्या? अच्छा, इट प्रोवाइड्स, ऐसे देखिए, इट प्रोवाइड्स 15,000 इनिशिएटिव टू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज जो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होने जा रहे हैं, जिसका एस्टेब्लिशमेंट होने जा रहा है। ठीक है, मतलब जो पहले से हैं फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज, तो उनको 15,000
और 3000 पर मंथ फॉर पर न्यू हायर टू एम्प्लॉयर्स। देखिए, जो नए एम्प्लॉय होंगे जो ईपीएफओ से रजिस्टर्ड होंगे उनको 15,000 एज इंसेंटिव मिलेगा फर्स्ट टाइम। और जो उनको जॉब देंगे, नॉट एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, उनको 3000 पर मंथ मिलेगा अप टू 2 इयर्स। हो सकता है 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, ऐसा, ठीक है। एंड दिस इज अप टू 2 इयर्स। एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दिस इज फॉर 4 इयर्स। ओके, ये इसका पॉइंट है, बस सिंपल सी बात है। नहीं समझे सर, इतनी राम कहानी क्यों बता रहे हैं भैया? आप सीधा बताइए ना कि बताना क्या चाहते हैं। अरे भाई, कहना क्या चाहते हो? अरे कुछ नहीं यार, तुम लोग तो एकदम बेवकूफ हो। ऐसे समझो ना, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है, जिसका टोटल आउटले 99,446 करोड़, कब लॉन्च हुआ था? 15 अगस्त 2025 को। मेन एम क्या है? 3.5 करोड़ जॉब्स को टारगेट करना है। कब से कब तक के लिए? 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के लिए, ठीक है। अब क्या है? ये 15,000 इंसेंटिव देता है किसको? फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय को, ठीक है। और 3000 पर मंथ फॉर द न्यू हायर टू द एम्प्लॉयर्स। 2 ईयर हर एक सेक्टर के लिए, एक्सेप्शन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है 4 साल के लिए। बस इसमें क्या इतना समझने वाला चीज था यार? तो समझ में नहीं आया हमको। अभी अब चलते हैं कुछ वन लाइनर और क्वेश्चन पे, फिर हमारा सेशन भी एंड होने पे आ चुका है। तो सेंटर ने वह भी अप्रूव किया 6520 करोड़ फॉर पीएम किसान संपदा योजना। पीएम किसान संपदा योजना के लिए सेंटर ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अभी अप्रूव किया है कितना? 6520 करोड़। करेक्ट। नेक्स्ट, एज पर द यूपीआई अपडेट। अब ये क्वेश्चन वही है जो हमने आपको पीछे पढ़ाया है। कुछ क्वेश्चन थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा और जवाब दीजिएगा इसका प्लीज, ठीक है। लीजिए, मैं अभी इसको ठीक है। एज पर द यूपीआई अपडेट ऑन 1 अगस्त 2025, व्हाट इज द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड डेली लिमिट फॉर बैलेंस चेक पर यूजर? 50। ओके, इफ यू कैन रिमेम्बर दिस वन, ओके। फिर है नेक्स्ट, सेबी का अपडेटेड जो फ्रेमवर्क है उसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनीज सेबी ने डीमेट या म्यूचुअल फंड अकाउंट के लिए कितने कर दिए हैं? 10। ये याद रखिएगा। अच्छा, अभी भी एक सर्कुलर आया था ना आरबीआई का, जिसके तहत कहा गया है कि एक सेविंग अकाउंट में, बैंक में बता रहा हूँ मैं, बैंक में या एनबीएफसी में सेविंग अकाउंट में आप कितने नॉमिनी कर सकते हैं? मैक्सिमम 4। कितने नॉमिनी? 4। ठीक है। उसी तरह सेबी ने बताया कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनीज कितना अलाउड है डीमेट या म्यूचुअल फंड में? 10। वेरी गुड। नेक्स्ट, ठीक है। कौन सा स्टेट है जो टॉप किया है फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, एफआईईओ, स्टेट एक्सपोर्ट रैंकिंग में टॉप किया है? भैया, एक्सपोर्ट की बात आए तो मोदी जी जहां से थे वहां से ज्यादा टॉप कौन कर सकता है? गुजरात। वैसे भी सारे कपड़े वहीं से तो एक्सपोर्ट होते हैं, और सबसे ज्यादा लोग पहनते क्या है? कपड़े। तो बस गुजरात टॉप किया है। ये इंद्रानील भट्टाचार्य जी का हमने अभी अभी जस्ट दूसरी बार समझाया, तीसरी बार समझाया, बस वही क्वेश्चन है कि राजीव रंजन को रिप्लेस करके इनको बनाया गया। ओके, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, थॉमस कुक जो इंडिया का है लिमिटेड, एक कंपनी है, हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन फॉरेक्स सर्विसेज प्रोवाइडर टू इनेबल कॉन्टैक्टलेस। अरे भैया, इतना कहाँ समझ में आ रहा है? बस सिंपल सी बात है। थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड ये फर्स्ट कंपनी बनी है, फॉरेक्स कंपनी, जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कराता है कॉन्टैक्टलेस। बस दैट्स इट। ओके। अभी अभी रैपिडो, जिसको हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उस पर पेनल्टी लगाई थी। किसने लगाई थी? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है, इसने लगाई थी। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने अभी अभी रैपिडो पे पेनल्टी लगाई थी, कितने की? 10 लाख की। याद रखिएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई लाइफ ने लॉन्च किया है क्या स्मार्ट सील्ड प्लस? मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, स्मार्ट सील्ड प्लस, स्मार्ट ई इंस्टा, इंस्टा सील्ड प्लस, इन सारे टाइप के जो भी प्लान है वो एसबीआई लाइफ ने लॉन्च किया है, ठीक है। अभी आज का हमारे सेशंस का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। किस बैंक ने एक एमओयू साइन किया है विथ एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी? बताइए बताइए, आप लोग बताइए। हाँ, डैश 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 अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कौन सा? याद करके बता दीजिएगा, ठीक है। लॉन्च किया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक एमओयू साइन किया एफएसएसएआई के साथ, ठीक है। कोई दिक्कत? पेमेंट सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत? ये हमारा आज का टॉपिक नहीं, आज का क्लास था। हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड trust me, you will see a lot of question, you will observe that you have got a lot of question from the August month,
and this will benefit you a lot. This will be the much fruitful session for you, and you can share it with your colleagues, friends, whom you can do it. Okay. And if you like this session, please go through the subscribe button, go through the like button, and go through the share button so that everyone can reach this session. एंड आई होप कि ये लास्ट में जो कम टाइम में पूरा रिवीजन वाला सेशन है ये आप लोगों के काम आए, और मैं चाहूंगा कि ऐसे सेशंस और भी लेके आ पाऊँ, ठीक है। और एक बात और, एसबीआई क्लर्क को भी लेके एक अपडेट है, वो मैं जल्दी आपको बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग इससे पढ़ सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा आप लोग के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।